हेल्थ पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश शर्मा सर से। सर, जिन बीमारों को एक बार हार्ट अटैक हो गया है उनको दोबारा हार्ट अटैक नहीं हो, उसके लिए न्यूट्रिशन में, व्यायाम में और अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस प्रस्तावित करते हैं ताकि उनको दोबारा हार्ट अटैक नहीं आए, दोबारा हार्ट अटैक को बचाया जा सके। देखिए, जिनको हार्ट की बीमारी है या हार्ट अटैक हो गया, इवन चाहे उनको एंजाइना भी है भले हार्ट अटैक नहीं हुआ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको अपनी दवाई बराबर लेनी है, नियमित रूप से लेनी है, उसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी है। अच्छी बात यह कि आज की तारीख में सरकार सबको निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रही है। तो जो पहले एक होता था कि साहब हमारे पास पैसे नहीं, हम दवाई कहाँ से लाए, तो ये चीज़ आजकल मैं कहता हूँ ये बहुत गलत है। अगर कोई इंसान इस तरह की बात करता है तो सरकार आपको इतनी सुविधा दे रही है, आपको निःशुल्क दवाई मिल रही है, तो आपको एक दवाई खाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। वो जो दवाई आप ले रहे हो आप अपने स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं। दूसरा ये कि अपने डॉक्टर से नियमित चेक करवाएं। कई बार आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, आपको शुगर है तो शुगर भी कम ज़्यादा हो सकती है। इस तरह की दवाइयाँ होती है, कई बार इनको आपसे ब्लीडिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, बीपी भी कम हो सकता है, पल्स रेट को भी कंट्रोल करती हैं ये दवाइयाँ। तो अगर आप इनको आँख बंद करके दवाओं को खाओगे तो हो सकता है ये आपको नुकसान करें। उसके लिए आपको डॉक्टर जिस तरह से कहता है, चाहे 1 महीने पे, 2 महीने पे या 3 महीने पे, उस टाइम पे आपको डॉक्टर से जाके जरूर सलाह लेनी चाहिए। और वो उस टाइम में जब वो दवाई को मॉडिफाई करेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आपको भर्ती होने की नौबत कम से कम रहेगी। अब तीसरी बात ये है कि आपको लाइफस्टाइल कैसा करना चाहिए। लाइफस्टाइल उन लोगों के लिए जिनको कि हार्ट की बीमारी है, या वो लोग जिनको हार्ट की बीमारी आज की तारीख में नहीं है लेकिन वो हार्ट की बीमारी होने से बचना चाहते हैं, तो एक फेमस कोट है कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक को मैं स्पीड बताऊंगा तो आप 3 माइल्स पर आवर या किलोमीटर में करेंगे तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 6 से 7 किलोमीटर की स्पीड के आपको पैदल चलना है, दौड़ना नहीं है, तेज चलना है। और कॉमन लैंग्वेज अगर बोले कि तेज चलने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपको अगर साथ में कोई चल रहा है तो उससे बात करने में आपको थोड़ी सी असहजता महसूस हो, कारण कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। करीब करीब आप 30 मिनट हमेशा चलें, ब्रिस्क वॉक करें, मिनिमम सप्ताह में 5 दिन करें। तो इससे आपके हार्ट के होने के बीमारी होने के चांसेस या अटैक होने के चांसेस, अगर आपको बीमारी है भी तो अटैक होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है आपका खान पान। खान पान में जो हमेशा कहते हैं तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, घी तेल नमक, जो हमके कॉमन फिक्स लैंग्वेज है कि घी तेल नमक आपको कम करने चाहिए। तली हुई चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, कारण कि उसमें जो चीज़ें होती है, ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, जो बार बार तेल को गर्म करने पे ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं। तो ये ट्रांस फैटी एसिड्स शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो अगर आपको कभी नमकीन खाने की इच्छा भी आएगी तो आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर आपको खाने की इच्छा भी है तो ज़्यादा अच्छा आप अपने घर पे खुद के तेल में, घर के साफ तेल में उसको बनाएं और तेल को दोबारा यूज़ नहीं करें। उसमें अगर आप 1-2 पीस खाते हैं तो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि आप बाजार से जाके जो कचौड़ी पकौड़ी जो भी आप खाना चाहते हैं, नमकीन खाना चाहते हैं, जो बार बार तेल फ्राई हो रहा है, वो बहुत नुकसान करेगा। ज़्यादातर हम मरीजों के कहते हैं ऑयल के बारे में जो पूछा जाता है मरीजों के द्वारा कि कौन सा ऑयल लें, तो ऑयल जो भी आप खा रहे हैं, ज़्यादातर ऑयल्स में किसी में एक क्वालिटी अच्छी है, किसी में कुछ, किसी में पूफा, किसी में मूफा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अच्छा ये भी, अगर आप जो भी ऑयल खा रहे हैं, चाहे वो सरसों का है, सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लावर ऑयल है, अगर आप वो खा रहे हैं तो आप उनको खाते रहें। आप इनको बदल बदल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि कभी तिल्ली का तेल ले लिया, कभी आपने सनफ्लावर ऑयल ले लिया, कभी आपने सरसों का तेल ले लिया। कच्ची घनी का जो तेल होता है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है बजाय कि रिफाइंड ऑयल के। जो पहले मिथ था कि अपने को रिफाइंड खाना है, लेकिन ऐसा नहीं, आप कच्ची घनी का जो तेल खाते हैं वो ज़्यादा पौष्टिक है। घी की बात करें तो वनस्पति घी, जो कि अपने को हाइड्रोजिनेटेड फैट जिसे हम बोलते हैं, वनस्पति घी, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। वो यूँ समझे आपके लिए एक तरह से जहर का काम करता है। उसके बजाय अगर आपको घी खाना ही है तो आप देसी घी को थोड़ा यूज कर सकते हैं। ये सब आपको अगर कर भी रहे हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। ऐसा नहीं हो कि इधर आपको लग रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं घी भी खा रहा हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ, लेकिन पता चला आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं या आपके टीएमटी जो पहले नेगेटिव थे वो पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसा कोई काम नहीं करें कि मैं तो ठीक हूँ। हृदय रोग के
मरीजों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एक बार उसको हार्ट अटैक आ गया, उसके बाद में वो मान लो उसने स्टेंट लगवाया या उसकी एंजियोग्राफी की बीमारी ज़्यादा नहीं निकली और वो अपने आप को ठीक मानने लगता है। तो दो लापरवाही वो सबसे ज़्यादा करता है। पहला तो कि दवाइयाँ बंद करना कि मैं एकदम ठीक हूँ। दूसरी लापरवाही खान पान में करना कि जब मैं ठीक हूँ तो मैं तो सब पहले जैसे खाऊं। तो मैं मरीजों को ये समझाना पड़ता है, भैया तुम्हारा पहला अटैक भी तब आया था जब तुम्हारे अंदर बीमारी ज़्यादा नहीं थी। कारण कि हार्ट के मरीजों में 50% अटैक लेस देन 50% ब्लॉकेज पे आते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे 90% ब्लॉकेज होगा तो अटैक आएगा। लेस देन 50% ब्लॉकेज पे 50% तक अटैक आते हैं। तो इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसलिए आपका परहेज, आपका नियमित दिनचर्या ही आपके लिए प्रोटेक्टिव है। सर, एक शब्द अभी आपने यूज किया, स्टेंट। जी, दूसरा दो तीन शब्द जो अक्सर सुनाई देते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और हृदय की बाईपास सर्जरी। इनके बारे में हमारे सभी दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, एंजियोग्राफी एक जांच है जिसमें कि आपके ज़्यादातर आजकल हाथ की नस के जरिए से कैथेटर डाल के आपके अंदर की हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनको चेक किया जाता है कि उनमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है। अगर ब्लॉकेज है तो वो कितने % है। ये तो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, यानी कि एक जांच है, ये इलाज नहीं है। उस जांच के रिपोर्ट के अनुसार या कहाँ पे नस, किस मरीज में किस ब्लॉकेज में है, कितना है, कौन सी नस में है, किस जगह पे है, 1 में है, 2 में है, 3 में है या साइड वाली नसों में भी है, उसके अनुसार डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है आपका वो डिसीजन लेता है कि आपके लिए कौन सा इलाज उचित है। हो सकता है आपके लिए दवा खाना ही उचित हो, कारण कि ज़्यादा कई बार होता है कि ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, जैसे मैंने कहा था लेस देन 50% ब्लॉकेज पे भी अटैक आते हैं, लेकिन हमने एंजियोग्राफी करी, ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं मिला, मरीज को कहते हैं आप नियमित दवाई लेते रहें। यही अगर मरीज की हमने एंजियोग्राफी करी और उसके ब्लॉकेज निकला 80%, 90% या नस पूरी बंद भी मिलती है कई बार, तो कितनी नसों में ब्लॉकेज है, किस जगह, उसके अनुसार मरीज के लिए डिसीजन लिया जाता है कि उसके लिए एंजियोप्लास्टी अच्छा है कि बाईपास अच्छा है। उस तरह से मरीज को सलाह दे देते हैं। आजकल एक कॉमन मिथ ये भी चलता है, सब आपने तो एंजियोप्लास्टी बताई थी, दूसरे डॉक्टर साहब बाईपास कर रहे हैं, या दूसरों ने कह दिया स्टेंट लगा दो हमारे, हम बाईपास नहीं कराना चाहते हैं। तो ये कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह के ट्रीटमेंट पॉसिबल होते हैं। किसी ने अगर आपको कहा है कि बाईपास आपके लिए अच्छा है, तो हो सकता है उसमें अपने कॉमन लैंग्वेज में बोले तो 19-21 का फर्क हो या 17-21 का फर्क हो। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है जैसे हम मरीज को कहते हैं आपके लिए बाईपास अच्छा है लेकिन हम स्टेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो शायद आपके लिए बाईपास ज़्यादा अच्छा है बजाय कि स्टेंट के। तो इस तरह की स्थिति भी काफ़ी कॉमन होती है। तो मरीज को कभी इसमें नहीं रहना चाहिए, सब कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी वर्सेज बाईपास के लिए। तो इससे ज़्यादा अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मरीज को अपने डॉक्टर से खुल के बात करनी चाहिए, कारण कि उनकी ज़िंदगी का विषय है। उनको हमेशा ये भी पूछना चाहिए, सब मेरे स्टेंट लगने के बाद में मेरे को वापस हार्ट होने के क्या चांस हैं, या इसी केस में अगर मैं बाईपास करवाता हूँ तो मेरे को वापस बीमारियां बढ़ने के क्या चांस हैं। तो डॉक्टर से आप एक हेल्दी डिस्कशन कर पाएंगे। दूसरा, जिन मरीजों को बाईपास हो गया उसके बाद ऐसा नहीं कि उनको दोबारा स्टेंट नहीं लग सकता है। बाईपास के बाद स्टेंट करते हैं, स्टेंट के बाद भी बाईपास होता है, बाईपास के बाद बाईपास होता है, स्टेंट के बाद स्टेंट होता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी बीमारियां, शरीर में बढ़ने की बीमारी बढ़ने की क्या प्रवृत्ति है। अगर आपने परहेज नहीं रखा है आपकी बीमारियां ज़्यादा बढ़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपने बात कर रहे थे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, भले आपने परहेज रखा, व्यायाम किया, लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ रही है। तो अगर बीमारी बढ़ेगी तो आपको दोबारा से एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ सकती है। सर, थोड़ा स्टेंट के बारे में बताएं, क्योंकि हमने कई सारे नाम सुने और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ड्रग इल्यूटेड स्टेंट है, साधारण स्टेंट है। स्टेंट चीज क्या है, ये कैसे विवाह को स्वस्थ रहने में मदद करता है? देखिए, स्टेंट एक मेटेलिक फ्रेमवर्क है, मैं इसको बोलूँगा मेटल का फ्रेमवर्क है, जिसके ऊपर की मेडिसिन को कोट किया जाता है, चाहे वो पॉलीमर के थ्रू हो या उसमें छोटे होल करके उसमें ड्रग को कोट किया जाता है। आजकल जो स्टेंट यूज है वो सब दवा वाले स्टेंट ही यूज हो रहे हैं, जिनको भी हम ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट बोलते हैं। जो बेयर मेटल स्टेंट जो किसी जमाने में थे, मैं 2005 या 7-10 तक इनकी जो चलन था, वो आजकल ऑलमोस्ट नगण्य है, यूज ही नहीं होते हैं। इवन गवर्नमेंट स्कीम में भी आपको अच्छे से अच्छे स्टेंट, मेडिकेटेड स्टेंट ही, ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट ही यूज में होते हैं। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट में क्या होता है, ड्रग स्टेंट के ऊपर एक तरह से दवाई दी जाती है जिससे कि स्टेंट के अंदर वापस ब्लॉकेज होने के चांस को वो कम करता है।
अगर अपने बिना दवा वाले स्टेंट यूज करते थे किसी ज़माने में, तो आपके स्टेंट के अंदर वापस ब्लॉकेज होने के चांस 15 से 25% तक होते थे, जो आज की तारीख में घट के आपके 5 से 10% के बीच में रह गए हैं। तो ये उन दवा का असर है कि जो कि आपको दोबारा ब्लॉकेज होने से रोकता है। इसलिए ड्रग इलूटिंग स्टेंट बेयर मेटल स्टेंट या बिना दवा वाले स्टेंट से हमेशा अच्छे माने जाते हैं, इसलिए बेयर मेटल स्टेंट का यूज आजकल ऑलमोस्ट जीरो है। सर वो क्या फैक्टर है जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि इसको एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए बीमार को या हार्ट का बाईपास होना चाहिए? ये मल्टीफैक्टोरियल होता है। ये बेसिकली एक कार्डियोलॉजिस्ट जो डिसाइड करता है, जिसका अपना एक खुद का लंबा एक्सपीरियंस होता है, उसके अनुसार डिसाइड होता है ये कि किस मरीज के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर मैं आमतौर की भाषा में बात करूँ, तो आपकी मेन नस में ब्लॉकेज हो, आपकी तीनों वेसल्स में ब्लॉकेज हो, उनकी साइड वाली ब्रांचेज में भी ब्लॉकेज हो, जिसमें लगता है कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी भी पड़ेगी, तो वो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी होगी। तो ऐसी कंडीशंस में बाईपास थोड़ा सा सुपीरियर रहता है स्टेंट के बजाय। हालांकि कुछ स्टडीज ऐसी भी जिसमें जो आपकी मेन नसल में ब्लॉकेज है, फिर भी आपने स्टेंट लगाया, लेकिन इंटरनेशनल स्टडीज बताती हैं कि वो बाईपास के इक्विवेलेंट है। तो इसमें 1:1 का रेशियो नहीं चलता है, ये डिपेंड करता है आपकी नसों की साइज, नसों में बनावट कैसी है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करनी है उसमें सक्सेस रेट कितना है। तो इन सब को देख के, और आजकल तो अगर अपने इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो आजकल ये डिसीजन एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं लेके एक हार्ट की टीम लेती है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी होता है और कार्डियक सर्जन भी होता है। वो दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस मरीज के लिए ज़्यादा अच्छा क्या है। अगर आप सर्जन को लगता है वो ग्राफ्ट ढंग से नहीं लगा पाएगा, कान की नसों में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, नसें बहुत पतली है, वो उसमें ग्राफ्ट लगा ही नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में आपको न चाहते हुए भी स्टेंट लगाना पड़ता है। अगर मरीज की बीमारी कुछ इस तरह से होती है कई बार कि आपको कुछ ही रिलीफ दे पाता है, पूरा ठीक नहीं हो सकता, कारण कि उनकी बीमारी अंदर तक इतनी फैली हुई है, जो कि मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले मरीजों में मिलता है, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी 10-15 साल से हार्ट की मरीज चल रहे हैं, उनकी नसें बहुत पतली हो जाती हैं, जगह जगह बीमारी हो जाती है, तो वो नसों में न तो स्टेंट लगना पॉसिबल होता है, न बाईपास पॉसिबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार या तो उनको पार्शियल ट्रीटमेंट देके या स्टेंट, 1-2 स्टेंट लगा के उसको पार्शियल रिलीफ दिया जाता है, या फिर उनको ऐसे मरीजों को कहा जाता है कि आप ज़्यादा अच्छा है आप दवाई चलाते रहें और अपनी एक्टिविटी को उस तरह से मॉडिफाई करें कि आपको सीने में दर्द नहीं आए। आज मुकेश शर्मा सर से मैं हृदय रोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। मुकेश शर्मा सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।